क्या है ये? क्या ये मोनोसाइट है, क्या ये न्यूट्रोफिल है, क्या ये बी लिम्फोसाइट है, क्या ये बेसोफिल है? अगर आप ये डायग्राम अच्छे से याद करके रखे हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये बेसोफिल है और ये सेरोटोनिन रिलीज करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, बिकॉज ओ इन इट रिफर्स टू, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है उसका मतलब क्या है? हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई आपके लिए लेकर आया है एक अच्छा मौका जिसमें आप 20 से 25 हजार रुपए में मिलने वाला क्रैश कोर्स फ्री में कर सकते हैं। ये पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए अलग लिंक है, मैथमेटिक्स के लिए अलग लिंक है। और अगर आप इसमें जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं, टॉप करते हैं, तो आप चुने जा सकते हैं उन भाग्यशाली बच्चों में जिन्हें हम 100% स्कॉलरशिप यानी कि फ्री में क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। अब ये जो फ्री का क्रैश कोर्स होगा, ये 5 बच्चे बायोलॉजी से चुने जाएंगे, 5 जो है मैथमेटिक्स से चुने जाएंगे। ऑफलाइन बैचेस होंगी, यहीं पर होंगी, जो रेगुलरली हम हर साल क्रैश कोर्स कराते हैं। उन्हीं बच्चों के साथ उन्हीं क्लास में बैठकर आप पढ़ेंगे। सारी फैकल्टी, सारी फैसिलिटी, सारी सब कुछ सेम रहेगा जो भी एक पेड कोर्स में मिलता है। ठीक है, तो इस मौके का फायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आज हम चालू करते हैं अपना नया वीडियो, नया चैप्टर जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो हमारे पास सेट है, ये एमटीजी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश बुक में से लिया गया है। और ये जो पब्लिकेशन है, एमटीजी पब्लिकेशन आप सभी जानते हैं, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट उनका ये जो कंटेंट है वो यूज हो रहा है। इसके अलावा यदि आप किसी और को भी प्रेफर करते हैं तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो ये सॉफ्ट कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपके पास अगर ये सेम हो तो आप उसमें से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और ये जो पॉजिटिव एनर्जी होगी ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, लास्ट 33 इयर्स, पब्लिश्ड बाय एमटीजी पब्लिकेशन। चलिए, ब्लड से क्वेश्चन है सबसे पहले। और हमारा पहला जो ये पूरा का पूरा अपना मस्त सा क्वेश्चन है, ये लंबा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिएगा। एक बार देखने के बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर आएगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या आपसे ये सही बन पाता है या नहीं बन पाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए, तो मैच करके देखिए कि क्या इसका आंसर बनना चाहिए, क्या आना चाहिए। अगर आपसे एक बन जाता है तो फिर आप सब कुछ बना पाएंगे। ए को मैच करके देखिए, इओसिनोफिल्स जो है वो किसके साथ मैच होगा। ठीक है, इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं। अगर आपने ठीक से पढ़ा है चैप्टर को तो ए को आप आराम से मैच कर लेंगे 3 के साथ, और ए का 3 केवल एक जगह दिया है और इसी से आंसर बन जाएगा। अगर आपको इओसिनोफिल्स के बारे में नहीं पता तो आपको लिम्फोसाइट तो पता होगा। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, लिम्फोसाइट के बारे में एकदम अच्छी जानकारी होगी कि ये इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। तो डी का 1 होना चाहिए, डी का 1 भी केवल एक जगह दिया हुआ है। ठीक, अब इनमें से एक तो आपको मालूम होना चाहिए जिससे आपका आंसर बन जाएगा। बहुत ही इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, खास करके जब मैचिंग टाइप का अगर कोई आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग आइटम्स। अब इन आइटम्स को फिर से मैच करना है और आप देखिए कि मैच करने के बाद क्या आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत मस्त क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से काफी बार आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं, आराम से सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए, देखिए क्या बनता है इसका आंसर। चलिए, अब इसमें हमको करना है हमें मैच। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फाइब्रिनोजन किसके साथ मैच होना चाहिए। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है, या डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता है। अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करें तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और फाइब्रिन से जो है वो थ्रेड्स बनते हैं जिसमें ब्लड क्लॉट होता है, हीमोस्टेसिस होता है। तो इसीलिए ए का मैच होगा 2 के साथ, और ए का मैच जो है वो एक ही जगह 2 के साथ दिया हुआ है और यही आंसर हमारा सही हो गया। फिर से केवल एक चीज जाननी है, बाकी के बारे में आपको जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड। अब ई न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं, काहे के लिए होते हैं, ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स के बारे में आपको जानना है। देखिए सामने, देखिए सामने
प्रश्न आपने देख लिया होगा, इसका आंसर भी मिल गया होगा। तो बताइए कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमारी आरबीसी जो है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ऐसा क्यों है, बिना न्यूक्लियस का आरबीसी क्यों बनाया गया, इसलिए उसको सेल ना बोलकर कॉर्पसल कहा जाता है। क्यों उसे कॉर्पसल कहा जाता है, सेल नहीं कहा जाता। अब न्यूक्लियस निकालने से फायदा क्या होता है, न्यूक्लियस निकालने से क्या फायदा होता है, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये तो चलो सही बात है, पर क्या इसके लिए न्यूक्लियस निकाला गया है, इसके लिए न्यूक्लियस निकाला गया हो सकता है, चलिए हो सकता है ना। दे आर सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल के होने से न्यूक्लियस का ना होना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। तो जिसमें भी 2 ऑप्शन दिया है उसको काट दीजिए, ठीक है, चलिए इसको काट दीजिए। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, मतलब उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्या उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, अगर देखा जाए तो ये लोग मेटाबोलाइट नहीं तो होते हैं, ये तो सही बात है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। नंबर 1 ठीक है, नंबर 3 ठीक है, नंबर 4 ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन, ये ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। न्यूक्लियस नहीं है इसीलिए वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और न्यूक्लियस नहीं है इसलिए मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहे हैं, और न्यूक्लियस नहीं है इसीलिए हो रहा है, ना कि ये करने के लिए न्यूक्लियस को हटाया गया है। न्यूक्लियस को हटाया क्यों गया है, न्यूक्लियस को हटाया इसलिए गया है ताकि इंटरनल स्पेस जो है ऑक्सीजन के लिए अवेलेबल हो जाए। तो न्यूक्लियस क्यों हटाया गया है ये क्वेश्चन है, और न्यूक्लियस इसलिए हटाया गया है कि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो जमा हो सके मोस्ट एफिशिएंट वे में। चलिए 4th नंबर पर देखते हैं। 4th नंबर हमारा अगला टॉपिक है। 4th नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या आंसर इसका बनना चाहिए, क्या आंसर इसका बनना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है क्या आंसर बनना चाहिए। एकदम मस्त सा क्वेश्चन, मस्त सा क्वेश्चन का मस्त सा आंसर, ठीक है। चलो एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। अब अगर कौन सा सेल है जिसका नंबर कम कर देंगे तो क्लॉटिंग नहीं होगा ब्लड का, ब्लड क्लॉटिंग जो सेल कराता है उसका नंबर कम हो गया तो फिर क्लॉटिंग नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग कौन कराता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। आंसर क्या बन गया, डी। 5वां सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्लड में और सीरम में क्या अंतर होता है, ब्लड के अंदर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, सीरम के अंदर होता है कि नहीं होता है, होता होगा सर, पता नहीं। एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी होता है क्या सीरम के अंदर, पता नहीं सर होता होगा कि नहीं होता होगा। चलो तो एक एकदम मस्त चीज बताते हैं, ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल्स टू प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स इज इक्वल्स टू सीरम। यानी कि ब्लड माइनस, अब इसी से बन गया नहीं, इसी से बन गया कि नहीं बन गया, ब्लड माइनस आरबीसी माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन इक्वल्स टू सीरम, ये फॉर्मूला है। ब्लड माइनस आरबीसी माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन सीरम कहलाता है, ब्लड माइनस आरबीसी माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन, सी आंसर। एकदम आसान था, एकदम आसान था। 6th नंबर इरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन, इरिथ्रोपोएसिस शुरू कहां होता है, इरिथ्रोपोएसिस की शुरुआत कहां पर होती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या बनना चाहिए, स्प्लीन, नहीं भैया, स्प्लीन जो है ये ग्रेवयार्ड है, ठीक, यानी कि मरते हैं। किडनी, इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन तो रिलीज करता है, इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। लीवर जो है ये प्योरीफाई करता है ब्लड को, लेकिन बोन मैरो जो है वो बनाता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा बी। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एड यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज ही हैज, ए बी ब्लड ग्रुप का इंसान क्यों सबसे ब्लड ले सकता है, ये प्रश्न है आपके सामने, एकदम मस्त सा सीधा सा प्रश्न। बताइए इसका आंसर क्या बनना चाहिए,
बताइए इसका आंसर क्या बनना चाहिए? आराम से देखिए, मस्त से देखिए, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो देखिए क्या होता है। अब एक बात याद रखिएगा, आपका ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है आपके आरबीसी के ऊपर। अगर ब्लड ब्लड आरबीसी के ऊपर में यदि प्रोटीन ए प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन, तो आपका ब्लड ग्रुप ए है। प्रोटीन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी है, और दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। जो प्रोटीन आपके सेल के ऊपर प्रेजेंट है उसके खिलाफ आपकी बॉडी आरबीसी नहीं बनाएगी। मतलब कि आपकी बॉडी में अगर आरबीसी के ऊपर में ए नाम का प्रोटीन है, ए नाम का प्रोटीन होने के कारण आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपका शरीर अपने ही ब्लड के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन के खिलाफ बिल्कुल एंटीबॉडीज नहीं बनाने वाली है। तो अब जब ये एंटीबॉडी नहीं बनाने वाली है तो क्या होगा? आपके बॉडी में यदि ए ब्लड ग्रुप आएगा तो इस ए ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगा, लेकिन बी ब्लड ग्रुप आएगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी में बी प्रोटीन नहीं है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, ये वाला क्लॉट कर जाएगा, इंसान मर जाएगा। अब ए बी के पास क्या होता है? ए भी होता है, बी भी होता है। तो यदि इसको ब्लड ग्रुप ए दे दे तो ए प्रोटीन प्रेजेंट है, ए प्रोटीन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी नहीं बना। ब्लड ग्रुप बी दे दे तो बी प्रोटीन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी नहीं बनेगा। ब्लड ग्रुप ए बी दे दे तो ए बी प्रोटीन प्रेजेंट है, ए बी प्रोटीन जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा तो ब्लड ए बी प्रोटीन जो है प्रेजेंट होगा तो ए और बी तो वैसा ही है, ब्लड ग्रुप ही सेम है। और ओ के ऊपर तो कोई प्रोटीन ही नहीं होता, O2 लिख दिया, बताओ। ओ के ऊपर तो कोई प्रोटीन ही नहीं होता, इसीलिए इसके लिए भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसीलिए क्योंकि इसके पास ए और बी प्रोटीन, जिनको हम यहाँ पर एंटीजन कहेंगे। एंटीजन क्यों कहेंगे? जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है उसे एंटीजन कहा जाता है। तो ए एंड बी ऐसे प्रोटीन है जिनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है तो वो एंटीजन कहलाएंगे। तो देखते हैं, बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। वाह 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 वाह, पहला ही नंबर का आंसर। पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद क्या मतलब है? पहला ही ए आंसर है इसका। ठीक है, चलो, जिसका जिसका ए था बहुत अच्छी बात है। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आइए। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कि क्या करता है ये। इसको ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन बनने वाला है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है, वहां से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या है ये? क्या ये मोनोसाइट है? क्या ये न्यूट्रोफिल है? क्या ये बी लिम्फोसाइट है? क्या ये बेसोफिल है? अगर आप ये डायग्राम अच्छे से याद करके रखे हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये बेसोफिल है, और ये सेरोटोनिन रिलीज करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, और यही सही आंसर है। 8वें का आंसर आएगा ए। चलिए, तो 9वें नंबर पर पहुंच जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है, बताइए। A certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको ब्लड चाहिए, और उसको उसको his one doctor friend at once offers his blood, what was the blood group of the doctor? तो अब ये बताइएगा कि आपको क्या पूछा जा रहा है। आपको ये पूछा जा रहा है कि किसी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होते साथ जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर उस पेशेंट को अपना ब्लड ऑफर करता है। तो उस डॉक्टर का, डोनर का यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा? उस डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके से ना, ये हाइपोथेटिकल देके, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मरे जा रहा है, किसी को खून की कमी हो गई, किसी का कोई खून चूस लिया, उसके शरीर में खून नहीं है, इस तरीके के प्रश्न जब आपके शरीर के अंदर आए, शरीर के अंदर प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन पेपर में आए, तो एक बात याद रखिएगा, या तो वो डोनर का पूछेगा, या तो फिर वो पेशेंट का पूछेगा, दोनों में से एक का पूछेगा। ठीक है। अब पेशेंट जो है उसको बिना पूछे, उसका बिना ब्लड ग्रुप चेक किए उसको जल्दी से ब्लड देने की जरूरत है। तो पेशेंट जो है वो, अभी एक बात याद रखिएगा कि अगर पेशेंट ए बी है तो डोनर का चेक करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट अगर ए बी है तो उसके लिए डोनर का ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो चल जाता है। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन में डोनर के बारे में पूछा जाए तब आपका ब्लड ग्रुप का आंसर अलग होगा, पेशेंट का अलग होगा। पेशेंट का हमेशा क्या आएगा? ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसको बिना पूछे डाल दिया गया है। और डोनर का होगा ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये किसी को भी दे सकता है, सामने वाले की चेक करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को लेने के टाइम अगर ए बी है तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसको ब्लड लेते टाइम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको देते टाइम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल है ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा 9वां का तो आंसर ही नहीं बताया क्या है? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप,
ओ, डोनर का ब्लड ग्रुप पूछा गया है तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि सी आंसर। ओहो, सी आंसर। चलिए 10वां नंबर, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अब भी थोड़ी देर पहले बताया था, स्प्लीन है। 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। 11वां नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, सोचिए। अब देखिए, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉटिंग करने में कौन सा इसमें से प्रोटीन काम आता है, आंख बंद करके, फाइब्रिनोजन। 12वां नंबर का क्वेश्चन एकदम लेंदी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो आपने ऊपर बनाया है, एकदम लेंदी है। इसमें इसमें डोनर का ब्लड ग्रुप पूछा गया है फिर से, और जैसा ही मैंने बोला, जैसे ही आपको क्या देखना है, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर फ्रेंड, डोनर का ओ, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट, ए बी, सिंपल। ठीक है, आपको पूरा पोथी पुराण पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। डोनर पूछ दिया ओ, डोनर पूछ दिया ओ, डोनर पूछ दिया ओ, पेशेंट पूछ दिया, ए बी, खत्म। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर देखिए भैया, 13वां नंबर, which two of the following changes 1 to 4 usually tend to occur in the plain dwellers when they move in higher altitude, अगर हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे, मतलब प्लेन ड्वेलर मतलब जो ऐसे मैदान में रहते हैं, नीचे नीचे रहते हैं, ये नदी के आसपास रहते हैं, उन लोग अगर पहाड़ में जाएंगे, ऊपर शिमला मनाली, तो क्या होगा, ऊपर शिमला मनाली जाएंगे तो क्या होगा, पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, शिमला मनाली जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, देखते हैं, अब देखते हैं। इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, क्या रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ेगा, क्या रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ना चाहिए क्या, सेल का साइज बढ़ना चाहिए क्या, एक बात बताइए कि आरबीसी का अगर साइज बढ़ जाएगा तो क्या फायदा, हीमोग्लोबिन एक्स्ट्रा मिलेगा, बात तो सही है, लेकिन क्या आरबीसी का साइज बढ़ता है, आरबीसी का साइज नहीं बढ़ता है, क्यों, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। तो इस हिसाब से जिसमें भी 1 दिया होगा वो गलत है, 1 किसमें दिया है, गलत है भाई, हाँ, ये भी गलत है, चलिए ये दोनों गलत है। अब देखिए इसके बाद, इंक्रीज इन द ब्लड सेल प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, क्या रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जी हाँ, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब इसके बाद जहां पर 2 दिया वो आंसर है, बस हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं, जहां पर 2 दिया वो आंसर है। चलिए 14 नंबर, द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड इज नॉर्मली हेल्दी पर्सन इज 12 से 16 ग्राम, ठीक है, फीमेल है तो 12 से 13 चल जाता है, और मेल है तो 15-16 भी चल जाता है, ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा है, 13, ये बस बस डी आंसर है। 15 नंबर, देर इज नो डीएनए इन, देर इज नो डीएनए इन, मालूम है आपको कि न्यूक्लियस ही नहीं होता है आरबीसी में, तो इसमें डीएनए भी नहीं होगा। 16 नंबर को क्वेश्चन है, ग्लोबुलिन्स कंटेन्ड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, आपको पता होगा कि ग्लोबुलिन जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी बनेगा, क्या बनेगा जी इसका आंसर, इसका आंसर बन जाएगा डी, डी 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 डी। चलिए 17 नंबर, 17th नंबर क्वेश्चन, 17th number question, the most popularly known blood grouping is the ABO blood grouping, it is named ABO and not ABC, ठीक है, बिकॉज O in it refers to, यदि किसी का ब्लड ग्रुप O है उसका मतलब क्या है, ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन्स, नहीं, वन एंटीबॉडी ओनली इधर एंटी और बी, नो एंटीजन, नो एंटीजन बिसाइड ए एंड बी ऑन द आरबीसी। अब इसको ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है, बस यही पूछ रहा है, सिंपल सा, ब्लड ग्रुप ओ में होता क्या है, क्यों होता है वो सब छोड़ो, क्या होता है ब्लड ग्रुप ओ में, एंटीजन ए और बी दोनों नहीं होता है, इसका आंसर सी है। 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइड हट गए हैं, देखिए, द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर, मोस्ट एक्टिव जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बस
बस हो गया, आंख बंद करके, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, 19 नंबर, 19 नंबर देखिए, विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि बेसोफिल जो है वो हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 20वां नंबर, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन द फोर स्लाइड, विच ऑफ देम विल नॉट कोएगुलेट। अगर किस इनमें से किसी मतलब इनको अलग अलग स्लाइड पर रखा गया है, इसमें से किसमें क्लॉटिंग नहीं होगा। तो आपको पता है कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉट हो जाएगा। होल ब्लड में होता है, क्लॉट हो जाएगा। सैंपल फ्रॉम थोरेसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ सिस्टम में भी होता है। तो लिम्फ में भी होता है, ब्लड में तो होता ही है, प्लाज्मा में भी होता है। केवल ब्लड सीरम ऐसा है जिसमें 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 क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। इसका आंसर क्या बन गया? 20 का आंसर 1, 20 का आंसर 1। 21 में आ गए जी, 21 में आ गए, 21 में आ गए। ठीक है, 21, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट एंड कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब। तो फिर आप बताइए कि ऐसा ब्लड जिसको आपको बचा कर रखना है, आप क्या करेंगे ऐसे ब्लड के साथ? ठीक, एकदम सिंपल सा आंसर है। ब्लड को ब्लड को क्या करना है? required to draw blood from patient and keep it in a test tube for analysis of blood corpuscle and plasma. You are also provided with the following 4 types of test tube, which of these you will not use for the purpose. अब आपको क्या करना है? आपको ब्लड को क्लॉट होने से बचाना है। ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए क्या देना पड़ता है? हिपेरिन देना पड़ता है। ठीक, एंटीकोएगुलेंट होता है हिपेरिन। कहाँ चला गया भाई? हाँ, हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट होता है और सोडियम ऑक्सैलेट एंटीकोएगुलेंट होता है। तो बी और सी, तो सी और डी तो देना ही है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा नहीं देना है, कौन सा टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करना है? चिल्ड टेस्ट ट्यूब से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि अच्छी बात है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो कैल्शियम के कारण ब्लड क्लॉट कर जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करना होता है। 22वां नंबर, इन एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, बोथ एंटीजेंस, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। चलिए 23 नंबर, व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ, विच विच लाइन इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ? बताइए आराम से बताइए। नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, कोई एंटीजन नहीं होता है, और जो एंटीजन नहीं होता उसके लिए एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय, ये मस्त है एकदम। एक बात याद रखिएगा भैया कि RH नेगेटिव जो है वो एक रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, और RH पॉजिटिव जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक ठीक ठीक। अब अगर मदर जो है वो नेगेटिव हो, मदर नेगेटिव हो, और किड जो है, बेबी जो है वो पॉजिटिव हो, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है। तो मदर से किड में अपनी तरफ से तो वो नेगेटिव ब्लड वाली है, मतलब अगर मान ले कि उसका कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप है, तो बच्चे का क्या होगा? मदर का स्मॉल आर है, बच्चे का या तो कैपिटल आर होता है या तो कैपिटल आर स्मॉल आर होता। अब मदर अपनी तरफ से या तो स्मॉल आर ही दे सकती है, ये नहीं होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कब होगा? जब इसके फादर की तरफ से कैपिटल आर आ जाए या तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाए। दोनों ही कंडीशन में फादर क्या होगा? RH पॉजिटिव। क्या होगा? RH पॉजिटिव, और मदर क्या होगी? RH नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव मेल एंड RH पॉजिटिव नेगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव मेल, RH नेगेटिव फीमेल, RH नेगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव मेल, यही आंसर है 24 नंबर का ए। तो इस चैप्टर में से अभी हमने 24 क्वेश्चन किए हैं इस पार्ट में, इसके अलावा 2 पार्ट और बनेंगे जिसमें आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देखते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर क्या बनेगा। बहुत इजी सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, सिंपल लॉजिक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, उसको हम वीडियो के थ्रू आपको जरूर समझाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, और आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।